नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मूलतः विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारी डेफिनेशन याद करना है वो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा में। तो विद्युत धारा में हमें दो चीज़ें समझ में होगा कि जब भी किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी मान के चलिए हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र इस तरह दिया हो, मान के चलिए हमारा विद्युत क्षेत्र दिया हो ई, और इस विद्युत क्षेत्र में और इस विद्युत क्षेत्र में अगर हमें कोई आवेश दिया हो Q, अगर वो आवेश धन आवेश है तो इस पे बल लगने लगता है। तो इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, यानी अगर धन आवेश रहता है तो हमारा बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और यही आवेश अगर ऋण आवेश होता तब हमारा बल लगता विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस आवेश पर बल लगने लगता है। अगर वह धनावेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋणावेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अब इसी बल की वजह से अगर हमारा ये जो आवेश अगर ये स्वतंत्र होता तो ये गति करने लगता है, यानी एक स्थान से अपनी दूसरी स्थान पे चला जाता है, यानी ये गति करने लगता है। जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन या आवेश के गति को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी हमारा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और आवेश प्रवाह को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और हमें यहाँ दर दे दिया है, दर का मतलब होता है हम समय से भाग देंगे, यानी हम इसमें समय से भाग देंगे। तो आवेश प्रवाह की दर क्या हो जाती है, विद्युत धारा। हमारा एक बहुत प्यारा सा गणितीय निरूपण आ जाता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका मान हो जाता है I बराबर Q इंटू टी। अब यहाँ देखें कि Q क्या है, Q है हमारा आवेश प्रवाह, यानी आवेश प्रवाह कितना हुआ, और T क्या है, T है हमारा बाबू समयांतराल, यानी कितने समयांतराल में हुआ है। अब हमें समझना होगा I क्या है। I को हम बोलते हैं विद्युत धारा का सिंबल है, यानी विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो हमें पता होगा कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड क्या हो जाता है, हमारा मात्रक हो जाता है। या तो हम इसी चीज़ को ये बोलते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक हमारा जो पढ़ते हैं 7 मूल मात्रकों में, तो विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या हो जाता है, यानी हमारा मूल मात्रक इसका हो जाता है बाबू, बिल्कुल सही, एम्पियर। यानी हमारा मूल मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से, या अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो तो हम बोल देते हैं AMP, यानी एम्पियर। क्या हो गया, विद्युत धारा। अब इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं Q बराबर क्या, तो Q बराबर बाबू हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी, यानी Q बराबर 8। यानी Q का मात्रक हम पूछे तो क्या होगा, तो Q का मात्रक हमें पता है कूलाम, I का मात्रक होता है एम्पियर, और T के यानी समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी कूलाम बराबर क्या होता है, कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। हम चाहें तो इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, तो वो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। चलिए अगर अब इसमें अगला टॉपिक हमारा आ जाता है विद्युत धारा से, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब इसका एक सबसे मतलब आसान तरीका दे देता है, मतलब आसान क्या बोले, मतलब इससे आगे लेवल का एक सवाल दे देता है, जिसमें हमारा यह जो आवेश रहता है यह डिस्क्रीट होता है। या जैसे आवेश दिया हो, हमें पता है कि आवेश क्वांटाइज होता है, तो आवेश यहाँ दिया रहेगा, लेकिन कहीं कहीं हमें समाकलन का प्रयोग करने को दे देता है, अवकलन का प्रयोग करने को दे देता है। तो हमें दे देता है कि I बराबर dQ/dt। तो बाबू दोनों का मतलब सेम होता है, इसका भी मतलब और इसका मतलब सेम होता है। यह dQ मतलब बहुत ही छोटे आवेश के लिए किया जाता है, और यह dt मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए। यानी जब आवेश बहुत छोटा हो तो हम क्या करेंगे, इनका अवकलन निकालेंगे। जब इनका अवकलन निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा निकल जाएगा। तो हम लोगों को सिलेबस में बस यही है, तो इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। ये इसलिए बताया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया रहे कि कभी कभी अगर आपको बाहर का कोई क्वेश्चन करे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि dQ/dt का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा ही होता है। अब बाबू हम लोग देखने जाते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो हमें पता है कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत जो धारा होती है वह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि कैसे होती है, हम बोलेंगे विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि बाबू कैसे होती है, हमें पहले समझना होगा कि अदिश राशि कैसे। यद्यपि हम जानते हैं कि विद्युत धारा को जब भी हम दिखाते हैं तो हमें उसके दिशा के साथ ही दिखाते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई तार में विद्युत धारा जा रही है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ 5 एम्पियर जा रही है, तो हम इसका मान के यानी जो परिमाण है उसके साथ साथ हम इसका दिशा भी लिखते हैं। तो दिशा ये जरूरी नहीं होता है, हम अपने हिसाब से लिखते हैं कि हम यह बताते हैं कि आवेश किधर जा रहा है। यह दिशा सदिश वाला दिशा नहीं होता है, यह दिशा सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि हमारा आवेश या विद्युत धारा किधर जा रही है। अगर हम इसी तार को यहाँ से देखें तो आवेश हमारा जा रहा है एकदम सीधे दाईं तरफ। अगर हम इसी तार को एक बार मोड़ दें, मोड़ के इस तरह घुमा दें, तो यही हमारा विद्युत धारा यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा,
फिर यहाँ से आते आते यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आते आते यहाँ आ जाएगा। यानी जैसे जैसे तार रहेगा विद्युत धारा भी वैसी ही जाएगी। यानी जो हमारा विद्युत धारा होता है वो तार की लंबाई के अनुदिश ही जाएगा, यानी तार की लंबाई के अनुदिश ही जाएगा। जैसे जैसे लंबाई रहेगी वैसे वैसे विद्युत धारा जाएगी। और अब बताइए लंबाई कैसी राशि है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही सर कि लंबाई एक अदिश राशि है। जब लंबाई अदिश राशि है तो विद्युत धारा भी तो इसी लंबाई से होकर जा रही है, तो विद्युत धारा भी हमारी अदिश राशि हो गई। ये हमारा पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि हम मान के चले दो तार ले लें, तो हमारा एक तार इधर आ गया, दूसरा तार इधर आ गया, ये दोनों समकोण पे आ रहे हैं। मान के चले इधर से आ रहा है 3 एम्पियर और इधर से आ रहा है 4 एम्पियर, इधर से आ रहा है हमारा 4 एम्पियर। तो हमें पता है सदिश योग में हमें पता है कि जब भी लंबवत आती हैं तो इनका योग इनके वर्गों के वर्गमूल योग के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। यानी कितना जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे कितना जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए 5 एम्पियर। कैसे, क्योंकि ये 3 और 4 यह समकोण है तो इनका अगर परिमाण निकाले तो 5 एम्पियर आएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, इधर से आता है 3 एम्पियर, इधर से जाता है 4 एम्पियर। जब 3 और 4 मिलते हैं तो इधर 7 एम्पियर हो जाता है। यानी ये कभी भी सदिश योग के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि सदिश के नियम का योग का पालन नहीं, सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए यह सदिश राशि नहीं कहे जाएंगे। यानी अब इसमें की पॉइंट क्या है कि जो हमारा विद्युत धारा वो किससे जाती है, वो आवेश के प्रवाह की दर होती है। यानी आवेश क्या होता है, कोई द्रव्यमान होगा, यानी जब द्रव्यमान जाएगा तभी आवेश से जाएगा। यानी अगर इधर से मैं कहूँ इधर से कुछ द्रव्यमान आ रहा है, इधर से कुछ द्रव्यमान आ रहा है, उसी द्रव्यमान पे ही हमारा आवेश है। यानी आवेश हमारे द्रव्यमान पे आ रहा है, तो द्रव्यमान तो कभी भी सदिश राशि है नहीं, उस पर आवेश है वो भी सदिश राशि नहीं हो जाएगी, आवेश भी अदिश राशि है। जब वे दोनों का प्रवाह होगा तो वो क्या होती है, अदिश राशि। द्रव्यमान इधर से आ जाएगा अदिश, या भी इधर से जाएगा अदिश, यहाँ आगे जाएंगे तो अदिश। यानी सदिश के नियम का पालन नहीं करेंगे और द्रव्यमान पे होने की वजह से आवेश भी अदिश होता है। यानी इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं कि क्या आता है, पहला कि यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। और दूसरा क्या है, इसमें दिशा जो होती है वो सिर्फ विद्युत धारा यानी आवेश प्रवाह की दिशा को बताती है। यानी यह हमें बताता है कि आवेश किस दिशा में जा रहा है, यह नहीं बताता कि आवेश इसी दिशा में जा रहा है। हम जैसे तार को मोड़ देंगे, यहाँ से तार गया, यहाँ से गया, घूम के इधर से चला गया इधर, जैसे हम तार मोड़ देंगे वैसे ही दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यानी है कभी भी इसकी दिशा फिक्स नहीं होती। जैसे हम तार को मोड़ देंगे, जैसे ही तार को ऐंठ देंगे तो वो धारा भी ऐंठ जाएगी, यानी धारा की दिशा ऐंठ जाएगी। धारा कैसे है, ठीक है भाई, धारा तो तार से होकर जा रही है तो हमारी दिशा चेंज हो जाएगी। यानी अगर हमारा तार यहाँ से जा रहा है, इसको हम कई चक्कर लगा दें तो हमारा करंट आएगा, यहाँ से होते होते इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर घूमते हुए फिर इधर आ जाएगा, फिर ऊपर से आता है इधर जाएगी। यानी अब इधर तार कर दें तो इधर आएगा। यानी एक ही तार की हम जैसे दिशा कर दें, हर दिशा के अनुसार विद्युत धारा अलग अलग हो जाती है, क्योंकि तार के अनुसार जाएगी तो विद्युत धारा भी तार के दिशा के अनुरूप ही उसका दिशा बना। लोग देखने जा रहे हैं अपना मेन फार्मूला क्या था, आई बराबर क्या था, Q/T। यानी अब हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो बाबू जो हम लोग जनरली 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। जब हम पढ़ते हैं कि दो धारावाही समांतर चालकों में अगर वे परस्पर समांतर 1 मीटर की दूरी पर है तो उनके बीच 2 × 10⁻⁷, अगर हम कहें कि दो तार अगर जा रहे हैं, विद्युत धारा जा रही है, दो समानांतर हैं, अनंत लंबाई के हैं और इनके बीच की दूरी सिर्फ 1 मीटर हो, तो इनके बीच अगर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा है तो हम कहेंगे कि इनके बीच जो विद्युत धारा जा रही है वह 1 एम्पियर है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जब हम चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे तब उसमें हम इसको बढ़िया से एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है विद्युत धारा का डेफिनेशन, कि हम बोलेंगे कि यदि हम एकांक यानी अगर एक आवेश को ले जा रहे हैं 1 सेकेंड में तो हमारी जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह 1 एम्पियर होगी। यानी एकांक समय में आवेश यदि, नहीं इसको लिख दें, यदि एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो, यदि एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। यह होगा हमारा थोड़ा एक गणितीय डेफिनेशन कि अगर हम आवेश को एकांक कर दें, समय को भी एकांक कर दें तो हमारा पूरा मान कितना हो जाएगा, 1। यानी हमारा आवेश हो जाएगा 1 एम्पियर, समय हो गया 1 सेकेंड, तो हमारा धारा हो गया 1 एम्पियर। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने मिल्टन का फार्मूला पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है, Q होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी Q होता है NE। तो हम इसी NE को यहाँ रख सकते हैं, तो I बराबर बाबू क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा NE/T।
यानी अब हमें सवाल यह है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो अगर हमारा धारा 1 एम्पियर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है हमें, होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 9 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 19 कूलाम। अच्छा, समय हो गया 1 सेकेंड। यानी अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे n बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। बाबू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है हमारा 6.25 × 10⁻18। यानी हमारा एक इक्वेशन बढ़िया आ जाता है कि 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाता है, 6.25। 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ चुका है कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। तो हम बोल देंगे कि 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻18 होता है, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैद्युत जो तार होता है, विद्युत का जो चालन करता है, उसमें आवेश कैसे प्रवाहित होता है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा जो कॉपर है, देखिए पहले हमें देख लें कि धात्विक तार में कैसे जाता है। तो हमारा मान के चलिए कोई दिया है धात्विक तार, तो धात्विक तार में वैद्युत का चालन। अब देखिए वैद्युत जो भी धात्विक हो, जो भी धातु आ जाए, तो धातु में वैद्युत का जो चालन होता है वो किसकी वजह से होता है। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा कि ये किसकी वजह से होता है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब भी हमें पूछे कोई भी धात्विक तार हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसकी वजह से जाएगा, तो वो किसकी वजह से जाएगा बाबू, वो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। पसीना हो रहा है पूरा। अब हम देखते हैं कि विद्युत जो प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, आखिर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में आते कैसे। तो हमें पता हो जो भी धातु हो, तो धातु परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो उसका परमाणु हम देखेंगे, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इसी तरह सबका परमाणु मिलकर बना होता है। इसी तरह परमाणु सब, जब सारे परमाणु मिलते हैं तो अगर वो ठोस बनते हैं तो धातु ठोस होते हैं, तो हमारे काम में आ जाते हैं। अगर नहीं, छोड़िए इसको, अगर यही हम कहें कि जो भी हमारा तार हो वो किससे मिलकर बना होता है, तो हम कहेंगे तार परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम देखेंगे कि ये हमारा परमाणु है, जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर जरूर, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन उतना चक्कर लगाएंगे, अधिकतम जितना हो सके, या उसी के अनुसार लगाएंगे। जैसे हाइड्रोजन हो तो 1 इलेक्ट्रॉन लगाएगा, हीलियम हो तो 2 लगाएगा, लिथियम हो तो 3 लगाएगा। इसी तरह जैसे जैसे उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, उसी के अनुसार वो अपने कक्षक में चक्कर लगाएंगे। तो हम देखें कि जो पास वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी नाभिक के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो वैद्युत आकर्षण बल होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। यानी पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं निकल पाता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती होती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज, इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल कम होने लगा। तो जो सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है, उस इलेक्ट्रॉन पे वैद्युत आकर्षण बल नाभिक की वजह से सबसे कम लगता है। अगर इस स्थिति में अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए, यह ऊर्जा कैसे मिलती है, यह ऊर्जा या तो घर्षण से मिलेगी या तो तापमान से मिलेगी। तापमान बोले तो ऊष्मा की वजह से मिलेगी। अगर इसे थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए तो ये क्या करेगा, यह इस नाभिक को छोड़ के निकल जाएगा। नाभिक को छोड़ के कैसे निकलेगा, जैसे आप कभी बचपन में कोई स्टोन या पत्थर उत्थर रस्सी या धागे में बांध के नचाए हैं, तो नचाते नचाते खूब नचाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम रस्सी टूट जाए तो वो जो पत्थर जो घूम रहा होता है बहुत तेज़ी से जाता है। उसी तरह यह भी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, इसे थोड़ी सी ऊर्जा निकले तो तुरंत निकल जाता है। तो ये जब निकलता है तो बहुत तेज़ स्पीड निकलता है, बहुत तेज़। इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, तो हम कहेंगे ये तकरीबन 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाती है। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, ये 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलती है, इतना तेज। अब ये निकल जाती हैं, जब ये निकल जाती है तो हमारा परमाणु क्या बनता है, तो हम कहेंगे कि हमारा परमाणु बचा, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ हमारा यह इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता उसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इसी को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो नाभिक होता है, अब हमें पता है कि आवेश संरक्षण का नियम, यानी आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये धनावेशित हो जाता है। अब धनावेशित को हम बोलते हैं धन आयन,
यह धनायन, यानी हमारा क्या हो जाता है बाबू, यह धनायन हो जाता है। अब ये देखिए, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जनरली उष्मा से ही निकलता है। घर्षण तो बहुत ही कम होता है, लेकिन उष्मा से सबसे ज़्यादा निकलता है। इसलिए जब यह निकलता है तो बहुत तेज़ से निकलता है। तो उष्मा की वजह से निकला है, तो इसी वेग को हम बोल देते हैं कि यह हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग। तो उष्मीय वेग कितना होता है बाबू, तो हम बोलेंगे उष्मीय वेग लगभग हो जाता है 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, लेकिन इसका रेंज यानी जो ऑर्डर होता है, कोटिमान जो होता है, इसी के अनुसार ही होता है कि 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड के आसपास ही आएगा। हो सकता है 1.2 हो जाए, 1.1 हो जाए, लेकिन 10 के पावर 5 इसमें सब में फिक्स रहेगा। अब समझ में आता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बहुत तेज़ी से निकलता है, तो इसकी गति जो 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड है, कब तक रहती है? या ज़्यादा समय के लिए तो रहती है, या बहुत समय के लिए रहती है, हमेशा के लिए रहती है? तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको मिटा देते हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होता है, हमें एक चीज़ पहले पता होना चाहिए कि क्या जब भी निकलेगा उष्मीय वेग से निकलेगा। ये तो फिक्स रहेगा कि उष्मीय वेग बहुत तेज़ रहता है। इसी तेज़ी की वजह से जब वो निकलता है तो हम कहें कि हमारा इधर पहला नाभिक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, या तीसरा परमाणु है। अब यह जो हमारा जो धातु होता है वह एक ठोस होता है, और ठोस में अपने जालक के अनुसार यह रहते हैं, तो इसी के अनुसार अपना रहेंगे। मान के चलिए यहाँ 3 परमाणु, 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। जब भी इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, यानी 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलेगा। फिर 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन जब भी ज्यों निकलेगा वो जरूर किसी न किसी से टकरा जाएगा। टकराएगा क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ हमारा परमाणु है, तो यह जो चीज़ है इससे टकराएगा। इससे टकराने के बाद इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, या इससे दिशा चेंज हो जाएगी तो फिर कहीं टकराएगा, फिर किसी दूसरे से टकराएगा, तीसरे से टकराते रहेगा। इस तरह टकराते 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 ये जो परमाणुओं के बीच में, यानी दो परमाणुओं के बीच में जो जगह बच जाता है, जो वार्ड हो जाता है, जो रिक्तिका रहती है, या इसी में घूमता रह जाता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन होता है यह अनियमित गति करने लगता है। अनियमित मतलब इसका कोई आर्डर नहीं हो, कोई दिशा ना हो, या किसी से टकराया कहीं पलट के चला गया, यहाँ से टकराया तो इधर पलट गया, यहाँ से गया तो इधर पलट गया। हम इसको पता भी नहीं कर पाएंगे कि किस दिशा में जा रहे हैं, कि यह किस दिशा में जा रहा है। तो हम ऐसे गति को बोल देते हैं बाबू क्या है, यह अनियमित गति है। कि इलेक्ट्रॉन जो भी टकराएगा अंदर अनियमित गति से टकराएगा। अनियमित को एक बढ़िया शब्द में दे जाता है कि यह यादृच्छिक गति से टकराता है, या यादृच्छिक गति से टकराता है। यादृच्छिक क्या हो जाता है हमारा, यह अनियमित गति से टकराता है। जब यह अनियमित रहेगा तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि अनियमित कैसा होता है, कि किस दिशा में जा रहा है। हमें बस इससे पता होना चाहिए कि हाँ अनियमित होता है बस। अब यह नियमित कैसा होता है, जैसे हम लोग को 5 रुपये का वो जो उछलंतुआ गेंदा नहीं होता है, यानी जो मैजिक बॉल, अगर हम उसे किसी कमरे में पटक दे एक बार तो दीवार से जाएगा, टकराएगा, फिर इधर कहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दाएं बाएं नीचे आगे पीछे हर जगह जाएगा। उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं रहती। एक बार उछला के फेंक दिए, वो टकरा के पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, इसी तरह होता रह जाएगा। हो सकता है दाएं जाए, बाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, वो हर जगह अपने अनुसार ही जाएगा, जैसे दिशा रहेगी। वो कैसी गति हो जाती है, वो कहलाती है हमारी यादृच्छिक गति, यानी अनियमित गति। उसी तरह यह इलेक्ट्रॉन जो होता है धातु के अंदर, वो अभी इसी तरह टकराते 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 घूमता ही रह जाता है। और यह इस तरह घूमता है, इतना घूमता है। अब हमें देखना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो हम कहेंगे कि जब भी कोई भी धातु हो तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम कहेंगे कि कितने होते हैं, तो हम कहेंगे तकरीबन 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। यानी अगर 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई घन हो, तो हम कहेंगे इसमें तकरीबन 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी ये इतने ज़्यादा होंगे जैसे बादल होता है, जैसे समुद्र हो जाए। समुद्र में कितना पानी होता है, तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसी को बोल देते हैं कि जो धातु होती है, धातु क्या होती है हमारे, धातु को बोल देते हैं कि धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का बादल भी बोल देते हैं इसे, या इलेक्ट्रॉन का सागर भी बोल देते हैं। हमें मतलब जो भी इसका उपमा देना चाहे दे सकते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का बादल है। बादल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिधर मन के उधर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का सागर है, मतलब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि हमें पता ही नहीं चलता, कि जैसे सागर में एक लोटा पानी निकालो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया पानी, उसका लेवल कुछ खत्म ही नहीं होगा, इतने ज़्यादा होते हैं। उसी तरह इसमें भी होता है कि 1-2 इलेक्ट्रॉन निकालो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रॉन जा किधर रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो हम थोड़ा सा अपना उपमा के अनुसार दे देते हैं कि इसे इलेक्ट्रॉन का बादल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का सागर बोल देते हैं। तो जो धातु होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बादल होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का सागर होता है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का सागर होता है ना, इसको हम पढ़ेंगे जब वैद्युत प्रभाव जब पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पढ़ेंगे कि जो भी धातु की प्लेट होती है, धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एक सागर जैसा होता है। मतलब
इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे जितना पानी समुद्र में होता है ना उतना उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसके अनुसार या उसी के कंपैरिजन में हमारे पास धातु में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे वाला कि धातु में विद्युत का चालन होता कैसे है। तो बाबू ध्यान से देखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यह हमारा एक धातु का प्लेट है या तार है, तो हम कहेंगे तार है, इस तरह बना लिए। हम कहेंगे तार में मान के चलिए यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति, हम इस पर तार को में कोई भी विभवांतर नहीं लगा रहे हैं। जब कोई भी विभवांतर नहीं लगाएंगे तो इसमें कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो कभी इधर जाएगा, यहाँ के परमाणु से टकरा के कभी इधर आएगा, फिर कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, मतलब पता नहीं, जैसे जैसे टकराता जाएगा ये रेंडम गति करते हुए चला जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसकी गति कैसी है, हम हाँ बिल्कुल सही, ये अनियमित गति यानी यादृच्छिक गति है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ले तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यहाँ से कुछ आ गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कुछ आ गए। अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, इस तार के रिस्पेक्ट में देखें, इस इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इधर है। अब हमें पता कि इसमें कितने हो सकते हैं, तकरीबन 10 के पावर 29 के ऑर्डर का। तो हो सकता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जिसका नेट विस्थापन इधर हो, यानी जितना विस्थापन इसका इधर हुआ उसका विस्थापन इधर हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो भी तार होता है उससे ना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना ही इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लगभग स्थिर है, यानी हम बोल देते हैं कि इनका औसत जो वेग हो जाता है वो कितना हो जाता है बाबू, 0 हो जाता है। 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इसमें तार में कोई विभवांतर नहीं लगाते तो विद्युत धारा उस समय 0 होता है। विद्युत धारा 0 होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है यानी जो आवेश की गति है वो 0 है। तो हम बोलेंगे इनके सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना हो जाता है, 0। तो हम अपना उसी गणितीय फार्मूला निकाल देते हैं कि मान के चलिए पहले इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है वो है u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2, तीसरे का u3, चौथे का u4। इसी तरह करते 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 मैं बोल देता हूँ कि इसमें n इलेक्ट्रॉन है, हम बोलेंगे तो un हो जाएगा उसका अंतिम वेग। अब जब हम इनका औसत निकालेंगे, n से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के वेग को जोड़ने के बाद उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से भाग देंगे तो उनका औसत निकल जाएगा। और ये औसत कितना होगा हमारा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अच्छा, यह तो हमारा पता चल गया एक इक्वेशन, इसको बढ़िया से एक बार नोट कर लें। अच्छा, अब इस पर हम क्या करते हैं, अब ये जो तार था बिना विभवांतर वाला, हम क्या करते हैं इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं। तो इधर बोले तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस को हम जोड़ देते तो मान के चलिए हमारा कुछ वोल्टेज है, या प्लस को बड़े डंडे से और माइनस को छोटे डंडे से। तो इधर से इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यह इधर चला जाएगा। तो मैं कह देता हूँ कि इसका विभवांतर मान के चलिए v है और इस तार की लंबाई कितनी है, l है। ठीक, तार की लंबाई l है। तो हम कहेंगे अब देखिए, अब विभवांतर लगा देंगे तो इस तार में विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो हमें पता है बाबा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा v/l, यानी कि इस तार के अंदर अब विद्युत क्षेत्र बन गया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो हम बोलेंगे प्लस से माइनस की तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, यह हो जाएगा हमारा E। ठीक, अब यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। तो अब इस पे विभवांतर लगाने से अब इसकी अनियमित गति नहीं होती। यह क्या करने लगते हैं, तो यह जो इलेक्ट्रॉन जो अनियमित गति करने लगते हैं, अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इस धन की ओर जाने लगते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। इसी तरह पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, पांचवा जाएगा, इसी तरह सभी जाने लगेंगे। अब जब सभी जाने लगेंगे तो सभी एक सूक्ष्म वेलोसिटी, सूक्ष्म बहुत ही धीमी वेग से जाने लगते हैं। यह वेग बहुत ही कम होता है। अब यह इलेक्ट्रॉन एकदम सरकते सरकते धीरे धीरे जाते हैं। कैसे, जब हम इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिए, या बोले तो विभव लगा दिया, बैटरी से जोड़ दिए। जब हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो कोई विभव नहीं होगा, तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जिसकी वजह से अनियमित गति करेंगे। अब हमने इसमें बैटरी से जोड़ दिया तो मैं कहूँगा कि ये जो आवेश है, जो धनावेश नहीं ऋणावेश है, यह क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने लगेगा। तो इसकी गति जो होती है यह उष्मीय वेग से नहीं जाती, इसकी गति बहुत ही कम होती है। तो इस गति को बोलते हैं हम अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बोलते हैं। और इस अनुगमन वेग का तकरीबन मान आ जाता है 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड। पहले जब हमारा बैटरी ना लगाए थे या विभव ना लगाए थे तब उष्मीय वेग से जा रहे थे, तब हमारा उष्मीय वेग कितना था, तो हम कहेंगे कि हमारा उष्मीय वेग था तकरीबन 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ हमारा अनुगमन वेग कितना है, 10 के पावर -4, यानी उष्मीय वेग की तुलना में इसका अनुगमन वेग बहुत ही कम होता है। तो इसके कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें कि इधर से हमारा बैटरी में प्लस लगा दिए और इसका माइनस लगा दिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लगेगा, यानी बाएं से दाएं की तरफ जाने लगेगा। इसके कहने का मतलब है कि इस सिरे से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा बैटरी के धन सिरे की ओर,
उतना ही इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इसमें प्रवेश करेगा। यानी अगर इधर से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इधर से 10 इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। यानी हम यूँ कहें कि बैटरी हमें क्या देती है, सिर्फ ऊर्जा देती है, आवेश नहीं देती। यानी जितना आवेश गया है उतना ही आवेश आया। देख रहे थे कि धातु में विद्युत का चालन होता कैसे है, तो हम बोल रहे थे कि धातु में जो चालन होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखते हैं कि हम कौन सी धातु में सबसे ज़्यादा होता था। हम बोलते हैं बाबू कि जो चांदी होता है, तो चांदी में सबसे, हम बोलेंगे कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट जाएगा। यानी जिसका मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, उसका विद्युत का चालन भी उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो जो चांदी होता है तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो चांदी का भी विद्युत का चालन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है बाबू हमारा तांबा, यानी जो कॉपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा। चांदी के बाद तांबा पे, फिर तांबे के बाद सोना पे, फिर सोना के बाद एल्यूमिनियम पे। तो हमारा पहले चांदी आ जाएगा, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद क्या आ जाएगा? सोना, यानी गोल्ड जिसे बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम। इतना अब तो हिंदी आप लोगों को पता होगा, चल कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। अब देखिए, ये जो चांदी में सबसे ज़्यादा होता है तो हम चांदी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि चांदी बहुत ही महंगी चीज़ है। चांदी बहुत महंगी धातु है, सोना तो इससे भी महंगी धातु है। तो हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे घरों की जो वायरिंग होती है, जो अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो लगाते हैं बल्ब वल्ब या पंखा उखा, तो उसमें जो का तार होता है वो तांबे का होता है। ये तांबे का तार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि विद्युत का चालन सबसे ज़्यादा रहता है। और एल्यूमिनियम का जो तार होता है, वो जो हमारे जो खंभे पे लाइन आती है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम का। खंभे पे एल्यूमिनियम का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो तांबा होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। तो अगर हम एक खंभा अगर हमारा इधर हो और दूसरा खंभा इधर हो, अगर हम यहाँ से अगर हम इधर से तांबा बांधें तो तांबा बहुत कमज़ोर होता है। तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि तांबा एकदम सीधे होने के बजाय एकदम लटक ही जाएगा, लटकने के बाद टूटने लग सकता है। तो हम इसलिए तांबे का इस्तेमाल खंभे में नहीं कर सकते, क्योंकि तांबा बहुत ही कमज़ोर होता है। जबकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम के तार का खंभे में। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का तार लगा लेते हैं। ये तो हमारा पुराना तरीका था। अब जो नया तरीका आता है, क्या करते हैं लोग कि एल्यूमिनियम का तार तो इसमें बांध दिए, तो एल्यूमिनियम का तार तो बांध दिए, इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, इसके इस तार के ऊपर तांबे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। तांबे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या होता है कि जो विद्युत धारा है वो तो तांबे से चली जाएगी, लेकिन इस तांबे को मजबूती एल्यूमिनियम की वजह से मिल जाएगी। तो हमें समझ में आना चाहिए, मान के चलिए अगर यही तार हो, अगर यही तार हो और यह कलम है, इस कलम को ध्यान से देखिए थोड़ा संकेत के लिए। अगर ये हमारा तार है, अगर इससे विद्युत धारा बहाना, तो विद्युत धारा तार से हमेशा ऊपर के सतह से जाएगी। यानी मैं कहूँगी कि विद्युत धारा जो हमेशा जो हमारा ये सफ़ेद तरीका, जो सफ़ेद लेयर है, इसी के ऊपर से ही बह के जाएगी। मैं कहूँ कि अंदर से विद्युत धारा जा रही है, तो हम कहेंगे अंदर से विद्युत धारा नहीं जाएगी, विद्युत धारा हमेशा ऊपर से जाती है। तो हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम का तार एकदम बना देते हैं मजबूत, उससे मजबूती मिल जाएगी, और उसके ऊपर हम लोग तांबे का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जैसे हम लोग घर पे दीवार को पेंट करते हैं ना पेंट से, उसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, धातुओं पे दूसरी धातु के परत को चढ़ा दिया जाता है। जब यह एल्यूमिनियम का तार बन रहा होता है तभी उस पर एल्यूमिनियम के तार पर तांबे के वाष्प को स्प्रे कर दिया जाता है। तांबे के वाष्प को स्प्रे करने से फायदा होता है कि तार जो तांबा होता है उसके सतह पर एकदम चिपक जाता है, उससे निकल भी नहीं पाता है, एकदम उसी में चिपका रह जाता है। तो मजबूती मिल गई, ऊपर से तांबा भी मिल गया, और तांबे की वजह से हमारा विद्युत का चालन भी हो जाएगा, और एल्यूमिनियम की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी मजबूती मिल जाएगी। तो ये तो हमारा एक तरीका था। मतलब हो सकता है कंपैरिजन करा दे जनरली, बार बार कोई कंपटीशन हो, जैसे पॉलिटेक्निक किया हुआ, या इसमें तो अधिकतर पूछ देता है कि मतलब कंपैरिजन कभी कभी दे देता है कि चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक कौन होता है। तो हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक चांदी होता है। अच्छा, इसी चांदी का एक और इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा सोलर पैनल होता है। ये जो हमारा सोलर पैनल होता है, तो सोलर पैनल पे हम देखेंगे कि तो इसमें कई तरह के सेल बने होते हैं, जिससे बोलते हैं सोलर सेल, या इसी तरह कई सोलर सेल बने होते हैं। तो इसमें भी इसको अलग अलग भागों में से डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारा सोलर पैनल, ये तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो सोलर पैनल होता है, इसके ऊपर हम देखेंगे बहुत ही पतली पतली एकदम चांदी की लाइन बनाई जाती है। वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि चांदी विद्युत का एकदम सुचालक होता है। इसमें अगर थोड़ी सी भी विद्युत बनी तो चांदी की वजह से तुरंत मिल जाती है। यानी अगर चांदी वाला अगर सोलर पैनल हो, या जो सोलर सेल हो चांदी वाला, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम तो सीख लिए कि धातुओं में विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है। हम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम देखेंगे द्रव में विद्युत का चालन कैसा होता है। तो जो द्रव व गैस, यानी द्रव और गैस दोनों में ही विद्युत का चालन हमेशा आयन की वजह से होता है।
आयन की वजह से, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता। जैसे मान के चलिए हमारा द्रव है, अगर द्रव में NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाएगा या विद्युत अपघट्य डाल दिया जाए तो क्या होता है बाबू, ज्यों द्रव में जाता है पानी में जाता है तो टूट जाता है, Na आयन यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यानी क्लोराइड आयन में, तो ये 2 आयनों में टूट जाता है। तो जो द्रव में विद्युत का चालन होता है वो बोले तो हम बोले आयन की वजह से होता है, और जो गैस होता है इसमें भी इसी तरह गैस हमारा टूट जाता है, जिसे बोलते हैं गैस आयनाइज होगा। तो गैस व द्रव में विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है, आयन की वजह से होता है। तो आयन 2 तरह के होते हैं, तो हम बोलेंगे दोनों आयनों की वजह से होता है, धन आयन की वजह से और ऋण आयन की वजह से। तो जिसमें दोनों की वजह से होता है, धन आयन और ऋण आयन की दोनों की वजह से होता है। हमें पता है कि द्रव में आयन की वजह से विद्युत का चालन होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, जब घर में अर्थिंग लगाते हैं या मान के चलिए हमारी धरती है, यानी जब अर्थिंग करना तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक तांबे का तार या कोई भी छड़ डाल देते हैं, लोहे का छड़ डाल देते हैं और जनरली तांबे का डालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा बना के इसमें नमक डाल देते हैं, नमक डाल कर उसमें पानी डाल देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा अर्थिंग से जो एक्स्ट्रा करंट आ रही होती है वो NaCl यानी विद्युत के सुचालक होने की वजह से ये क्या करते हैं, तुरंत धरती में यानी पृथ्वी में तुरंत चले जाते हैं। तो इससे हमारा विद्युत का एक्स्ट्रा जो अधिक विद्युत होगा, अधिक जो आवेश होगा तुरंत चला जाता है, तो हमारे में सुरक्षा एकदम बनी रहती है, वो करंट खराब नहीं होते। अगर इसी को न डालें तो हमारा विद्युत का चालन धीरे धीरे होगा, तो हो सकता है कि हमारा जो उपकरण लगाया गया हो वो खराब हो जाए। तो हम लोग कभी कभी NaCl डाल दे सकते हैं, कभी कभी पोटास पोटास भी डाल देते हैं, पोटास डाल देते हैं। बहुत जगह तो जब रेयर केस में HCl भी डाल देते हैं, लेकिन HCl बहुत कम डाला जाता है क्योंकि HCl खतरनाक हो जाता है, वो एसिडिक नेचर होता, हो सकता है हाथ जला दे। तो यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है कि NaCl डाल दिया जाए। NaCl से क्या होता है, खतरनाक भी नहीं होता, आराम से मिल भी जाता है। या नमक होता है, हम इसे जरूरत हो तो खा भी सकते हैं, हम जाने शरीर में गया तो कोई नुकसान भी नहीं करता है। तो हम लोग नमक डाल देते हैं, क्या होता है Na आयन और क्लोरीन आयन दोनों में टूट जाता है, जिससे विद्युत का चालन तेज़ी से हो जाता है, और इस विद्युत चालन की वजह से अर्थ हमारा बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो जाता है। तो बाबू हम लोग जब सीखेंगे तो अर्थिंग का सिंबल क्या हो जाता है, तो हम जब भी किसी तार को अर्थ करना हो तो हम बिल्कुल एक सिंबल बनाएंगे, पहले बड़ा डंडा, फिर इससे छोटा डंडा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो यह सिंबल किसका है, तो हम बोलेंगे यह सिंबल है अर्थिंग का, कि हम तार को अर्थिंग कर दिए। तो जहाँ भी यह चीज़ दिया हो तो इसका मतलब होता है कि यह जो सिरा है यह धरती से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम याद कर लेना है या नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, यह हमारा अर्थिंग है, ठीक है।